आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है और जो भारतीय संविधान है एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं जिस पर एक स्टेट चलता है। जब हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कंट्री होता है, ना कि राज्य। जैसे कि बिहार झारखंड है, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वेनेवर आई विल टेल द टर्म स्टेट, इट शुड बी द कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए एट्सेट्रा। तो अब जो स्टेट है, स्टेट को फंक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही वह लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं जिसके अनुसार एक जो स्टेट है वह काम करता है। अब हम जानेंगे कि स्टेट किसे कहते हैं और स्टेट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो एक स्टेट होने के लिए 5 क्राइटेरिया चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया, आपके पास एक लैंड होना चाहिए, मीन्स यू शुड हैव अ टेरिटरी। एक आपके पास फिक्स्ड लैंड का टेरिटरी होना चाहिए। उस टेरिटरी में पॉपुलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर टेरिटरी है और पॉपुलेशन नहीं है तो वह कंट्री नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका बहुत बड़ा टेरिटरी है बट देयर इज़ नो पॉपुलेशन, इसीलिए ये जो कंट्री का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल नहीं करता। तो आपके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, उस टेरिटरी में पॉपुलेशन रिसाइड होनी चाहिए, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वह गवर्नमेंट जो लोगों को कंट्रोल करे दैट शुड बी सोवरेन। उस गवर्नमेंट के पास सोवेरेनिटी होनी चाहिए, अर्थात वह जो गवर्नमेंट होने चाहिए उस पर कोई बाहरी प्रतिबंध ना हो, कोई बाहरी दबाव ना हो और कोई आंतरिक दबाव भी ना हो, कोई इंटरनल रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। तो जो ऐसी गवर्नमेंट होती है जो अपने इच्छा अनुसार कार्य करती है और लोगों की सेवा करती है, दैट इज़ कॉल्ड द सोवरेन गवर्नमेंट। और जो 5वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है, दैट यू शुड हैव द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आपको और भी जो स्टेट्स हैं वर्ल्ड के आपको रिकॉग्नाइज करें दैट यू आर ऑल्सो अ कंट्री, यू आर ऑल्सो अ स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश बना, तो 1971 में उसके पास टेरिटरी थी, उसके पास पॉपुलेशन था, उसके पास गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट के पास सोवेरेनिटी थी, अर्थात उस गवर्नमेंट के पास क्षमता थी कि वह बाहरी प्रभाव में ना आए और साथ ही साथ कोई आंतरिक दबाव उस पर ना आए और लोगों की सेवा कर सके। परंतु उसे बहुत सारे देशों ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया था, और इंडिया ऐसा पहला कंट्री था, एक पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया। और इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करके 1971 में बांग्लादेश इवॉल्व होता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्टेट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू रन अ स्टेट। अब आगे हम बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फंक्शन करता है सोसाइटी के लिए। जहाँ भी सोसाइटी होगी वहाँ हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होगा, क्योंकि बिना रूल्स और बिना रेगुलेशंस के कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट बिकम द बेस फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म मैनी फंक्शंस विद इन द स्टेट। एक देश के भीतर जो संविधान होता है बहुत प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसलिए हमें संविधान चाहिए। जो सबसे पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वह है कि यह रूल्स और रेगुलेशन को डिस्क्राइब करता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन जब डिस्क्राइब रहते हैं तो ये पता होता है कि कौन सा कार्य किसे करना है, कौन से कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है। और इस तरह से जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं उस स्टेट में, उनके बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना हुआ होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन है, यह बताता है कि जो पावर है वह किसके पास होगी सोसाइटी में।
सिंपली दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो पावर है वह किसके हाथ में होगी यह बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर पावर गवर्नमेंट के हाथ में होगी तो गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्मुलेट की जाएगी, किस तरह से बनाई जाएगी सरकार, इसके बारे में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि यह सरकार को शक्ति भी देता है, मीन्स इट प्रोवाइड द पावर टू द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट, एज वेल एज लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो सरकार की शक्तियां हैं उन पर सीमा भी लगाता है, क्योंकि अगर जो सरकार है उनकी शक्तियों पर सीमा नहीं लगेगा तो वह डिक्टेटर बन जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से ये पक्का करता है कि जो सरकार है जो हमारे बिहाफ पे काम कर रही है वह अपने लिमिट में काम करे, अपने पावर को इस तरह से एक्सरसाइज ना करे जिससे जो लोगों का अधिकार है उसका हनन हो, उसे छीना जाए। और जो चौथा जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन इतनी शक्तियां देता है सरकार को जिससे सरकार काम कर सके और लोगों की जो भी महत्वाकांक्षा है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी एम है लोगों की, जो सरकार से उन लोगों का एस्पिरेशन है उसको कंप्लीट कर सके, और साथ ही साथ एक जस्ट सोसाइटी जहां सब बराबर हो, जहां जस्टिस प्रिवेल करे, ऐसी सोसाइटी की स्थापना करे। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और किन मायनों में इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ द आइडेंटिटी टू द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन एक समाज को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक समाज को पहचान दिलाता है, और इसलिए इसके लिए पहचान को पाने के लिए जो ग्रुप है, जो समाज है, उसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे सहमति जतानी होती है, और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उस पे सहमति जताने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लोगों को एक तरह से पहचान दिलाता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिलाता है इंडिविजुअल्स को। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है, जो भी नागरिक हैं उस देश के, उस कंट्री के, वह अपनी जो भी उनके महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनका एम है, जो गोल है, उनको अचीव कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वे फ्री होते हैं अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह आपको कुछ लिमिटेशंस लगाता है आपके राइट्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपको एब्सोल्यूट राइट दे दिया जाएगा तो आप दूसरे के जो अधिकार हैं उसका हनन करेंगे। ऐसा कहना है जेस मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का, आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे क्लास 11th में, हार्म प्रिंसिपल में कहते हैं दैट द एब्सोल्यूट लिबर्टी टू एनीवन मीन्स द नो लिबर्टी फॉर अदर्स। अगर किसी को आप पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण और भी जो व्यक्ति हैं समाज में उन्हें स्वतंत्रता ना मिले। तो एक तरह से ये फंडामेंटल वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करता है कि आपको किस हद तक स्वतंत्रता मिली है, आपके स्वतंत्रता को थोड़ा सा कर्टेल करता है, उस पर थोड़े प्रतिबंध लगाता है। और इस तरह से जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं सोसाइटी के उसको हम लोग मेंटेन करके चलते हैं कि हमारी जो अधिकारों पे पकड़ है कितनी दूर तक है, और इस प्रकार से हम अपने मॉरल आइडेंटिटी को भी बना के रखते हैं। अब हम बात करेंगे द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बनाया नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाए नहीं तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने? क्या अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के पास कि वह हमें मजबूर करे
उसमें लिखे हुए बातों को मानने के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का जो जेन्युइन आधार होता है किसी भी समाज में, किसी भी कंट्री में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लें that most of the countries have the constitution as a written document which include many provisions related to the state। जितने भी देश हैं जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखित होता है, रिटेन फॉर्म में होता है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं जो कि बताते हैं कि जो स्टेट है कैसे फंक्शन करेगा, स्टेट है कैसे रन करेगा। बट UK, United Kingdom or Britain or that is England is the only country in the world which do not have the written constitution. The constitution of the Britain is the unwritten constitution। जो constitution है ब्रिटेन का वह एक अलिखित संविधान है। और ये जो अलिखित संविधान है कैसे काम करता है, तो जो ब्रिटेन की परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो वहाँ की समझ है, उस पे काम करता है। ब्रिटेन का जो इतिहास है बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है और ब्रिटेन के इतिहास के माध्यम से ही उसका संविधान काम करता है। अर्थात जो उसके इतिहास में परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वही एक तरह से बेस बनते हैं फॉर द रनिंग ऑफ द नेशन, फॉर द रनिंग ऑफ द कंट्री। दस ब्रिटेन डज नॉट हैव एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अच्छा फंक्शन करना है किसी स्टेट को तो आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहिए। ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, पर ब्रिटेन इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, हमने ब्रिटेन से लिया है, हमने वहाँ से सीखा है। और आप बात मानिए, सच्चाई तो ये है कि ब्रिटेन आज का सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज ब्रिटेन सबसे सही ढंग से चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट इट डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जिस देश के पास अलिखित संविधान है वह अच्छे से काम नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत से देशों के पास लिखित संविधान है पर वह अपने संविधान के हिसाब से नहीं काम कर रहे और वह बस एक कचरा का डब्बा ही बन के रह गया है। जो संविधान है बस एक कचरा बन के रह गया उनके देश में। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखा है लास्ट लाइन में, मैनी कंट्रीज हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर नॉट इफेक्टिव एंड मेयरली ऑफ एनी यूज़। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं बहुत सारे कंट्री में, वे इफ़ेक्टिव नहीं हैं और वे किसी काम के नहीं। अब हम बात करेंगे अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों माने? अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन कौन लेकर आया हमारे समाज के लिए, इस पे डिपेंड करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने या ना माने। तो ये चीज़ डिनोट करता है अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया और किस शक्ति के आधार पर बनाया। आखिर उसके पास क्या ऐसी शक्ति थी, अथॉरिटी थी जो कि उसको हक देती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वह इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वह डिक्टेटर्स के द्वारा बनाए गए, और डिक्टेटर्स को लेजिटिमेसी नहीं होता है, डिक्टेटर्स को पब्लिक सपोर्ट नहीं होता। और जिस लीडर को पब्लिक सपोर्ट नहीं है, जिसे पब्लिक अपना लीडर नहीं मानती, अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को यह लाजमी है कि जो जनता है वहाँ की मान्यता नहीं देगी, समाज मान्यता नहीं देगा, क्योंकि वह समाज के मन मुताबिक नहीं बना, समाज के भावनाओं के हिसाब से, समाज के ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है लास्ट में, इफ़ इट वुड नॉट हैव, इफ इट नॉट बीन मेड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप विच डज नॉट हैव पब्लिक सपोर्ट, द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट।
तो अगर ये ऐसे लोगों के द्वारा बना जिसके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं हमारे विश्व में जिन्हें एक्सेप्टेंस मिली है, जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। तो आखिर क्या ऐसा तरीका है कि हम पब्लिक सपोर्ट गेन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के समय? ये बात तो पक्का है, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वे सब सक्सेसफुल हैं। तो इसका ये मतलब है दैट दे हैव द पब्लिक सपोर्ट। विदाउट पब्लिक सपोर्ट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन हैव अ सक्सेस। तो ये बात तो पक्की है कि उनके पास पब्लिक सपोर्ट थी, पर पब्लिक सपोर्ट लेने की क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम लोग पब्लिक सपोर्ट को डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबको शामिल करें। वी मस्ट इंक्लूड द ईच एंड एवरी ग्रुप वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वी मस्ट इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एंड एवरी क्लास वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी तरह के इंसान के रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं जाएंगे संविधान को बनाने में, तो ये बात पक्की है कि वह जो समाज है उस संविधान को मानेगा, क्योंकि संविधान उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया। और ये पहला तरीका था जिस तरीके से हमारा संविधान भी लागू हुआ। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में इस वीडियो के, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर वर द मेंबर ऑफ द एवरी क्लास, एवरी कास्ट, एवरी रिलीजन, एवरी जेंडर, मीन्स एवरी जेंडर, मेल एंड फीमेल, they were present in the constituent assembly and they were drafting the constitution of India. So the constitution of India is a successful constitution because it has the public support, as it was made by all the groups, all the members of the society, the representatives of all the members of the society. दूसरा तरीका है पब्लिक सपोर्ट गेन करने का, रेफरेंडम करा लीजिए। रेफरेंडम क्या होता है कि कोई भी कानून बनाया जाता है, उस कानून को लागू करने से पहले लोगों की राय ली जाती है, मत ले जाती है कि इस कानून को लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। तो दूसरा तरीका है कि आप सबसे पहले संविधान बना लें और संविधान बना के आप लोगों के बीच में रख दें और आप लोगों से वोटिंग कराएं कि जो संविधान बना है क्या आप इस संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। और अगर रेफरेंडम में यह पास हो जाता है तो आपके पास अथॉरिटी है, फिर लोग इस संविधान को मानेंगे क्योंकि लोगों ने ही इसे पास किया, लोगों ने ही इसे रेटिफाई किया। और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर रेफरेंडम के लिए सामने लाया और रेफरेंडम में यह कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया। अब हम बात करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रोविजंस होने चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जो कि सोसाइटी के हर एक ग्रुप को, हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें। किसी एक खास ग्रुप, किसी एक खास मेंबर जो सोसाइटी के हैं उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट ना करें। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें जो मेजॉरिटी है वह माइनॉरिटी को सप्रेस करे। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एक ग्रुप को ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दिया हुआ हो और दूसरे ग्रुप को प्रिविलेजेस ना हो, अर्थात इनइक्वालिटी हो सोसाइटी में। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इनजस्टिस का बात करता हो। संविधान ऐसा होना चाहिए जहां सबके लिए कुछ ना कुछ हो, ताकि उस संविधान को लोग माने, उसे एक्सेप्ट करें। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब आगे हम बात करते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की। तो एनसीईआरटी में एक ये टॉपिक है। इस टॉपिक में मेनली कहा गया है कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि गवर्नमेंट में होते हैं, वह हमेशा चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर दिया जाए और उनका जो ग्रुप है वे जो
ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाए और बाकी जितने भी ग्रुप हैं सोसाइटी में उसे कमज़ोर कर दिया जाए, और इस प्रकार से वह शक्ति को हथियाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वह काम करता है चेक एंड बैलेंस मेथड में। अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जिससे जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, जो कि कौन है, हमारे एमपीज जो सांसद होते हैं उनका काम होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, जैसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस आईपीएस होते हैं एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा होता है जुडिशियरी, दे डील विद द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। जितने भी विवाद होते हैं इसे सेटल करते हैं हमारे जुडिशियरी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑल द कोर्ट्स कम अंडर द परव्यू ऑफ द जुडिशियरी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से बैलेंस बनाया हुआ है कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, किन्हीं के पास एक्सेसिव पावर नहीं है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर पाए। सबके पास सिमिलर पावर्स हैं। लेजिस्लेचर गलती करेगी तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी उस पर शिकंजा कसने के लिए है। एग्जीक्यूटिव अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर काम करेगी तो लेजिस्लेचर और जुडिशियरी दोबारा से है उस पर शिकंजा कसने के लिए। और अगर जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर काम करेगी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फिर है शिकंजा कसने के लिए। मीन्स नो इंस्टीट्यूशन, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज सुप्रीम or superior than each other. They all are equals. They all have the same powers, the similar powers, and they works on the check and balance method. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि फिर इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे के हम वीडियोस में देखेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसे बना, इसे कैसे बनाया गया, किन किन लोगों ने बनाया। तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।